स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम धामी। तो जिले में आई बाढ़ पर जानकारी भी ले रहे हैं सीएम। साथ ही आपको बता दें कि राहत बचाव कार्यों को लेकर के भी उन्होंने जानकारी ली है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिले में आई बाढ़ पर भी जानकारी ले रहे हैं और साथ ही साथ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बीते दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद जहां हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए दिखे और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाढ़ प्रभावितों से मिले और साथ ही साथ अधिकारियों को इस पूरे मामले पर हर संभव मदद के लिए निर्देश भी दिए गए थे। तो वहीं जिले में आई बाढ़ पर अब सीएम जानकारी ले रही हैं और साथ ही साथ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बीते दिनों जिले में आई बाढ़ पर वो जानकारी ले रहे हैं और साथ ही साथ राहत बचाव कार्यों को लेकर के भी समीक्षा की जा रही है। तो आपको बता दें कि जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ आई और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ आज वो अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जागृति, मैं आपको बताऊं जिस तरह से जो है बाढ़ से जो बुरा हाल पूरे क्षेत्र का हुआ है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हरिद्वार पहुंचे और उनके द्वारा जो है पूरी समीक्षा बैठक जो तमाम जिले के अधिकारी है उनके साथ की यानी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया और मुख्यमंत्री साफ तौर ने कहा है पुष्कर सिंह धामी ने कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनको जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तमाम जो नुकसान वहां पर हुआ है, जो लोगों को जो है जनहानि हुई है, उनको भी जो पूरी तरह से सरकार मुआवजा दी जाएगी और तमाम जो क्षेत्र का अगर हम बात करें इस वक्त मौजूद है जो पूर्व विधायक लक्ष्मण क्षेत्र संजय गुप्ता से बातचीत करेंगे। उनसे हम जाने की आखिरकार जो बैठक में जो समीक्षा बैठक हुई है मुख्यमंत्री ने किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को, हमसे बातचीत करें। मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो फिलहाल समीक्षा बैठक में आपके मौजूद है किस तरह के दिशा निर्देशों पूरे जिले को लेकर और जो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है उनको लेकर मुख्यमंत्री किस तरह निर्देश दिए? समीक्षा बैठक लेने आए, मतलब पता लगता है कि हमारे हमारे वो जानने के लिए और उन्होंने निर्देश दिया है जहाँ भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ तत्काल कार्य कराए जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। इसी तरह में मैंने उनसे निवेदन किया कि ये सलामी नदी की सफाई हो और ये हरवाड़ा नाला और लखनऊ से जोड़ फैक्ट्री वाला नाला जो अवरुद्ध हो चुका है उसकी सफाई हो और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हमारे दो गाँव गए थे और मुंडा चलिए ठीक है विकास, लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां राहत बचाव कार्यों की समीक्षा कर रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो साथ ही साथ वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करे और इस दौरान हरिद्वार में जिन जिन जगहों पर बाढ़ आई है वहां किस तरह से राहत बचाव कार्यों को गति दी जा रही है इसको लेकर के भी वो समीक्षा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है, ऐसे में फिलहाल मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं? फिलहाल देखिए अगर हम जागृति मौजूदा हालात की बात करें तो लगातार वहाँ पर प्रशासनिक जो टीम है वहाँ पे फिलहाल मुस्तैद है, चाहे वो एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो। तमाम जो जिले के अधिकारी वो भी वहाँ पर पूरी तरह से जो ब्यौरा है वो भी कलेक्ट कर रहे हैं आखिरकार
जिन जिन परिवार को जो है नुकसान हुआ है, जिन घरों में जो है पानी घुसकर नुकसान हुआ है, हालांकि जो पशु है उनकी भी जो है वहाँ पर जनहानि हुई है, उसको लेकर तमाम जो ब्यौरा है वो आज मुख्यमंत्री ने दामकोट के हरिद्वार में यहाँ पर जो है पूरी तरह से ले लिया है। और उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य क्षेत्र जो पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का घोषित किया गया। तमाम जो वहाँ के जो बाढ़ से पीड़ित जो परिवार है उनको जो मुआवजा देने की बात की, खाद्य सामग्री वहां तक पहुंचाने की बात की। तमाम जो जिले के अधिकारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसका जो है पूरा समाधान होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की किसी भी जो है जो पीड़ित व्यक्ति है उनको जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और लगातार फिलहाल प्रशासनिक जो टीम है वहां पर मुस्तैद बनी हुई है, एसडीआरएफ की टीम हो चाहे वो फिर एनडीआरएफ की टीम हो, और जो है उनको लेकर साफ तौर पर कहा कि जैसे फिलहाल डेंगू का खतरा भी बरसात को लेकर लगातार जो है पनपला लगाया, वहाँ पर जो है साफ तौर स्वास्थ्य विभाग को भी उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए कि जगह जगह जो केंद्र लगाया जाए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो शिविर है वो भी लगाया जाए, ताकि समय से पहले सभी का जो है स्वास्थ्य से संबंध जो भी इलाज है वो मिल सके, ताकि जो क्षेत्र की जनता है उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जागृति जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे, एक तरफ प्रशासन तो पूरा दावा कर रहा है कि हर तरह की संभव मदद जो है वो दी जा रही है, लेकिन इस दौरान जो बाढ़ प्रभावित हैं उनका क्या कुछ कहना है? प्रशासन उनको किस तरह से मदद दे रहा है और अभी तक उनको कितने लोगों को जो है राहत मिली है? क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ आई होगी वहां से भी जो है लोगों को शिफ्ट किया गया होगा। बिल्कुल जागृति, अगर हम बात करें तो जो फिलहाल बाढ़ पीड़ित जो जनता है उनको लेकर सरकार पूरी तरह से जो प्रतिबद्ध है। हालांकि जो जिला प्रशासन वो भी लगातार जो जनता की कहीं न कहीं बचाव राहत कार्य में लगा हुआ है। हालांकि चाहे अगर हम समस्या की बात करें तो चाहे खाद्य सामग्री की बात हो तो कहीं न कहीं प्रशासन जगह जगह लेकर जो है पहुंच रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिन घरों में जो पानी भरा है उनको भी जो शिफ्ट किया गया है, कुछ परिवार ऐसे है दर्जनों से ज्यादा जो जिनको शिफ्ट किया गया, 500 से ज्यादा जो अब तक है जो परिवार है वहां से जो है दूसरे स्थान पर जो है पहुंचा गया। जो गंगा तटीय इलाके उनको पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर रखा गया। हालांकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, कहने के गंगा का जलस्तर वो पूरी तरह से अपने उफान पर है, तो गंगा तटीय इलाकों को लेकर पूरी तरह से जो बाढ़ चौकिया है उनको भी पूरी तरह से अलर्ट किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि ना हो। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दिशा निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की जनता को समस्या का सामना ना करना हो। लगातार प्रशासन इस पर मुस्तैद है, खाद्य सामग्री चाहे बात या फिर बाढ़ से प्रभावित जो व्यक्ति उनको जो मुआवजा देने की बात की। और चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है। बता दें कि देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश के आसार है और इन 7 जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। तो वहीं बारिश के चलते मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में जहां एक तरफ बारिश का दौर जारी है तो वहीं प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम ने एक बार फिर करवट ली। एक तरफ जहां पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया और ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 7 ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऐसे में जहां एक तरफ लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं और एक बार फिर से अब लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि वो नदी नालों या तटीय क्षेत्रों के पास ना जाएं, क्योंकि आज भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। एक तरफ जहां लगातार बारिश का दौर जारी है तो वहीं आज भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो भारी बारिश की संभावना आज जताई गई है और ऐसे में जहां कई जगहों पर एक तरफ पहले से ही जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये चेतावनी है कि वो नदी, नाले, तटीय क्षेत्रों या आसपास जहां जलभराव जैसी स्थिति है वहां पर
ना जाएं, क्योंकि आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यश आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज भी 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही है, किन किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ मौसम अनुसार लगातार शुरू इस बार 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनमें से टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी जिलों में लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लगातार भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई। वहीं स्पष्ट रूप से मौसम विभाग के द्वारा यह चेतावनी दी गई कि बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी चमकेंगे और हो सकता है कहीं तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों की भी टूटने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है, सभी लोगों से यह कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर से बाहर ना निकले। इस प्रकार से देहरादून के करीब, उत्तराखंड के करीब 8 जिलों में लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। ये तो पिछले कई दिनों से भी बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आज सुबह के मौसम में सुबह एक हल्की से खिली सी धूप निकली थी, जबकि कल भी धूप निकली हुई थी। तो जरूर ये लग रहा था देख करके देहरादून में भी बारिश नहीं होगी, लेकिन सुबह के बाद अचानक ने मौसम करवट लिया और यहाँ पर अभी भी देहरादून में बारिश शुरू हो गई है। जी जानते जी बिल्कुल यश, ये भी जानना चाहेंगे, कई इलाकों में देखो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को एक तरफ अलर्ट भी किया जा रहा है कि वो नदी नाले या तटीय क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। ऐसे में अब दोबारा से ऑरेंज अलर्ट आने वाले दिनों में कब तक मौसम के साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि लगातार बारिश के कारण नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ चुका है। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि गंगा नदी में लोग जो कांवड़ यात्रा को लेकर जाते हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही साथ चारधाम यात्रा के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, श्रद्धालु भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर तेज बहाव के कारण लोगों में के बीच परेशानी भी हो रही है। लोग यदि सड़क पर निकलते हैं तो अपने वाहन को भी ठीक ढंग से नहीं ले सकते, क्योंकि बहाव काफी तेज होता है। कई जगह यह भी घटना देखने को मिली कि लोग पानी में बह गए, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनात टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। लगातार आपदा विभाग भी जाते रहकर वो हरिद्वार का भी दौरा करके वहां पर जो जलभराव की स्थिति है उस पर भी वो विस्तृत चर्चा करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे कि उत्तराखंड में जो ये भारी बारिश लगातार कई दिनों से हो रही है, इस बारिश से कैसे निपटा जाए। वही जैसा कि आपने प्रश्न किया कि यह कब तक इसकी संभावना है, बारिश कब तक चलेगी, तो मौसम विभाग के द्वारा अभी तक मात्र 7 दिनों के लिए बताया गया था। मौसम विभाग के द्वारा कि 7 दिनों के लिए बता दिया गया है कि अभी यहाँ पर भारी से भारी बारिश होगी। वही पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। इसलिए भी यह अनुमान लगा पाना या कह पाना या तो संभव ही नहीं है कि उत्तराखंड में कब तक बारिश हो पाएगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अभी 7 से 10 दिन तक लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार एक तरफ पहाड़ों में जहां बारिश का दौर जारी है, तो वही मौसम विभाग ने आज भी 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के चमोली में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसका कारण अभी भी कई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। तो वहीं चमोली में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 109 का हिस्सा गैरसैंण से कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। बारिश के कारण हाईवे पूरी तरह धंस गया है। प्रशासन राहत बचाव कार्य भी शुरू कर चुका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। नेशनल हाईवे 109 पर सड़क धंसी है। मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आईना दिखाता ये वीडियो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से सांसद अजय टम्टा के गोद लिए गए सांसद आदर्श गांव सूपी की सबसे भयानक और डरावनी तस्वीर है। सालों बाद सूपी गांव की आज भी न तकदीर बदली है और न तस्वीर। विभागीय बैठकों में विकास के नाम पर दहाड़ने वाले माननीयों को एक बार इस वीडियो को गंभीरता से जरूर देखना चाहिए कि धरातल पर आखिर कितना विकास पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में देश की सत्ता में आई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी सांसद जो है एक एक गांव गोद लेंगे, और ये लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा के सांसद हो। आप देखिए कि
2014 से लेकर अभी तक इनके जो गोद लिए गांव हैं वो गोद से अभी तक उतरे नहीं है। उन्होंने चलना फिरना भी शुरू नहीं किया। अभी जो है G20 का बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया और एक गांव ऐसा नहीं था जो सांसदों का गोद लिया हुआ गांव जो चल फिर रहा हो, जो G20 के मेहमानों को दिखाई जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बयानबाजी, इनकी कथनी और करनी का अंतर अब जनता भली भांति समझ रही है, क्योंकि विकास कहीं किया होगा तभी दिखाई देगा। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है, मानसून का समय है। अतिवृष्टि भारत के तमाम राज्यों में है और उत्तराखंड राज्य भी इस अतिवृष्टि से अछूता नहीं है। आपदाएं भी आ रही हैं। लोग इस अतिवृष्टि से सड़क मार्ग, पैदल मार्ग लैंडस्लाइड के कारण टूट गए हैं, यातायात भी बाधित हुआ है। सरकार लगातार और सरकार का जो विभाग है आपदा प्रबंधन, वो उसको व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। जहाँ तक प्रश्न है कि माननीय सांसदों के द्वारा जो सांसदों के अपने गांव चिन्हित किए गए हैं, गोद लिए हुए गांव हैं, वहाँ भी निश्चित रूप से अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण व्यवधान पैदा हो रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है और इस बार चमोली करंट हादसे को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने चमोली में डेरा जमाते हुए प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर लाशों पर राजनीति न करने की कांग्रेस को नसीहत दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चमोली में एसटीपी प्लांट को जाने वाले 4 फीट के प्लेटफॉर्म में मौत ने जैसे लोगों को घेरकर उन पर झपट्टा मारा था। मौत की इस आग में वहां खड़े कई लोग सूखे पत्तों की तरह जलने लगे। उन्हें इस तरह आग की लपटों में घिरा देख वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच गई। अलकनंदा नदी पर बने पुल के निकट नमामि गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली का करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। मृतकों के परिजनों को मदद के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा धनराशि की घोषणा की गई। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर सरकार को घेरना शुरू किया। हाईकमान के निर्देशों पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे दुखद समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये समय है उनके परिवारों के साथ खड़े होने का, न कि राजनीति करने का। और यही वजह है कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति की वजह से लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है। इसमें किसी भी पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कारण इसका ये एक घटना हुई है, ना कि बीजेपी ने कोई घटना रच के इस तरीके से लोगों को अटैक करने की कोशिश की है ना। तो ये कांग्रेस क्या काम करती है हमेशा कि कोई भी ऐसी घटना होती है कहीं भी तो वो हमेशा सीधा बीजेपी पे वार करती है, कोई चाहे राजनीतिक हो या ना हो ऐसा कोई मुद्दा। तो इसके चलते ये गंदी जो राजनीति कर रही है इस वक्त कांग्रेस, मेरे को लगता है कि शायद ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। भाजपा की इस नसीहत के बाद कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माफी मांगनी चाहिए, फेलियर खुद का है और कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस गरीबों की आवाज हमेशा बनती आ रही है और आगे भी बनती रहेगी। सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही रही है और संघर्ष हमेशा जनता के लिए, जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा। सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है। इसमें एक बार फिर राज्य सरकार पूरी तरह फेल हुई है और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप मृतक आश्रितों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का तुरंत ही घोषणा करें और इसका इम्प्लीमेंट भी करें। जिस तरह मदद की घोषणा सरकार के द्वारा करी गई है कि ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। चमोली करंट हादसे को लेकर उत्तराखंड सदमे में है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के जरिए की गई मृतकों के परिवारों की मदद से कांग्रेस नाखुश दिखाई दे रही है और मृतकों के परिवार में से एक को सरकारी नौकरी के साथ
25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या सरकार कांग्रेस की सुनती है या फिर सरकार ने जो फैसला कर दिया है वो अंतिम फैसला रहेगा। जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बागेश्वर सीट को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकेगी, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास बागेश्वर चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी ही नहीं है, इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बागेश्वर सीट में चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सशक्त है, मजबूत है, संगठनात्मक रूप से सबसे बड़े दल के रूप में है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंत्री, विधायक, सांसद लगातार जनता के बीच में संपर्क और संवाद करते हैं। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को लाभार्थी लोगों तक पहुंचना, उनका सम्मान करना, केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक मिले, उस बात को सुनिश्चित करना, ये हमारा निरंतर चलने वाला काम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो भाजपा को जो वहां पर उनकी हकीकत है वो पता लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर भी मजबूत है और जनता के अंदर भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रवैया है। निश्चित तौर पर बागेश्वर का उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रामनगर में कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यालय में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चमोली हादसे में मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने चमोली हादसे पर दुख व्यक्त किया और साथ ही हादसे में घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने सरकार से हादसे में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कल चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जिस तरह से पहले करंट लगने से एक व्यक्ति हताहत हुआ और उस घटना के प्रति जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन के लोग जब इकट्ठे हुए तो जिम्मेदार लोगों ने, चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के टेक्नीशियन हो या यूपीसीएल के जिम्मेदार लोग हों, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि करंट कहाँ से आया और करंट दोबारा फैला तो जो है 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं हाल कलवित हो गए। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। प्रथम तो हम जिन परिवारों के हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। रुड़की के बेलड़ा गांव में सपा नेता योगेश कुमार पर केस दर्ज कर और गिरफ्तारी के खिलाफ अब लोग योगेश के समर्थन में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि योगेश कुमार साफ छवि वाले नेता हैं। सर्व समाज के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। योगेश को बेलड़ा प्रकरण में पूरी तरह निर्दोष बताया। हालांकि अब योगेश कुमार का मामला हाईकोर्ट में है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं। सर, मामला तो जैसे कि हमने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे भी सुना है कि योगेश भाई का मुख्य आरोपी बना के प्रकरण में इनको हीरो बना दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। सामाजिक और सभी लोगों के साथ खड़े होने वाला समाज सेवी और बहुत अच्छा लड़का है। हम तो इसको बचपन से जानते थे, ये 4th 5th में पढ़ता था। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहे, फिलहाल भी हम लोग पड़ोसी हैं। हमने तो आज तक 20-22 साल के हिस्ट्री में इसके साथ कभी कोई ऐसा देखा नहीं है मारपीट किया हो, किसी के साथ झगड़ा किया हो या किसी को परेशान किया हो। इवन कोविड टाइम है या किसी की ब्याह शादी है, लड़की है, गरीब है, कोई बीमार है, उसकी हमेशा पैसे से, मन से सहायता के लिए खड़ा रहता है। तो जिसमें योगेश भाई को हिट लिस्ट पे रख दिया गया है और बहुत बड़ा दोषी करार दे दिया गया है, जबकि चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।